18 मई 1974, राजस्थान का थार डेजर्ट। रात का वक्त था और उस अंधेरे में न कोई आवाज थी न कोई रोशनी। सिर्फ रेत, तेज हवाएं और इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहने कुछ लोग। लेकिन पता है हैरानी की बात क्या थी? ये लोग एक्चुअल सोल्जर्स नहीं थे। ये थे इंडिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट साइंटिफिक माइंड्स। और उन आने वाले अगले 60 सेकंड्स में ना, इस बिल्कुल खाली और शांत डेजर्ट में इंडिया हमेशा के लिए इस दुनिया को बदलने वाला था। सेक्शन 1, स्कार्स ऑफ अ नेशन। अब ये समझने के लिए कि आखिर ये 75 लोग झूठे नाम लेकर आधी रात को इस डेजर्ट में क्यों खड़े थे, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें ये फील करना होगा कि जब एक पूरे देश को ह्यूमिलिएट किया जाता है तो आखिर कैसा लगता है। जरा पास्ट पर नजर डालिए। 1962 में चाइना ने इंडिया को हमारी ही बॉर्डर्स पर हराया, एक ऐसा जख्म जो शायद देश का कभी पूरी तरह भरा ही नहीं। फिर 1964 आया और चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया। और फिर 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी तो यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अपना यूएसएस एंटरप्राइज, जो एक मैसिव न्यूक्लियर केपेबल सुपर कैरियर था, डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में भेज दिया। ये सिर्फ एक शिप नहीं थी, ये एक खुली धमकी थी, एक मैसेज था कि हम यहाँ हैं, इस बात को याद रखना। उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उस मैसेज को बहुत क्लियरली समझा और उसे कभी भूली नहीं। 7 सितंबर 1972 को उन्होंने एकदम सीक्रेसी मेंटेन करते हुए अपने दो सबसे ट्रस्टेड एडवाइजर्स पीएन हक्सर और दुर्गाधर को एक सीक्रेट ऑर्डर दिया। ऑर्डर बड़ा सिंपल था, बॉम्ब बनाओ और किसी को मत बताओ। लिटरली किसी को नहीं, न डिफेंस मिनिस्टर को न फॉरेन मिनिस्टर को। इंडिया का जवाब, हर उस ह्यूमिलिएशन और थ्रेट का जवाब अब इस डेजर्ट में पीस बाय पीस आकर लेने वाला था। सेक्शन 2, द गोस्ट, होमी जहांगीर भाभा। इस पूरी कहानी में ना एक ऐसे इंसान का साया हमेशा रहा जो उस वक्त जिंदा नहीं थे। उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। कैम्ब्रिज से पढ़े हुए और पूरी दुनिया में रिस्पेक्टेड। ये एक ऐसे आदमी थे जो बॉम्बे के एलीट ड्राइंग रूम्स में भी उतने ही फिट लगते थे जितने कैम्ब्रिज के लेक्चर हॉल्स में। भाभा ने ही इंडिया के न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड किया था और उन्होंने ही सबसे पहले दुनिया को बता दिया था कि अगर पॉलिटिकल विल होना तो इंडिया सिर्फ 18 महीने के अंदर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। लेकिन अफसोस, वो इस चीज को कभी खुद प्रूव नहीं कर पाए। 24 जनवरी 1966 को प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की मिस्टीरियस डेथ के सिर्फ 13 दिन बाद एयर इंडिया की फ्लाइट 101 आल्प्स के माउंट ब्लम माउंटेन्स में क्रैश हो गई। उसमें सारे 117 लोग मारे गए और उन्हीं में से एक थे होमी भाभा। उनकी एज उस वक्त सिर्फ 56 ईयर्स थी। ऑफिशियल कंक्लूजन क्या निकला कि ये एक टेरिबल नेविगेशनल एरर था। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है, कुछ एलिगेशंस हैं। हालांकि ये आज भी डिस्प्यूटेड हैं और कंक्लूसिवली प्रूव नहीं हुए हैं। जैसे कि एक फॉर्मर सीआईए ऑफिसर की 2008 के बुक में क्लेम किया गया है कि ये क्रैश कोई एक्सीडेंट था ही नहीं। ये कहा गया कि कुछ फॉरेन पावर्स इंडिया की न्यूक्लियर एम्बिशन से डर गई थीं और उन्होंने भाभा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। अब देखिए, इसका कोई पक्का सबूत तो नहीं मिला, पर एक चीज बिल्कुल सर्टेन थी, भाभा का वो अधूरा सपना अब उनके सक्सेसर्स को आगे लेकर जाना था, उन लोगों को जो जानते थे कि देश भाभा का कितना बड़ा कर्जदार है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द शैडोज, जिसमें थे हमारे मास्टरमाइंड्स। जो लोग भाभा के सपने को आगे ले गए ना, वो सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे। डॉक्टर राजा रामन्ना को ही ले लीजिए, एक ब्रिलियंट न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जो लंदन में पढ़े थे, जिन्हें बेथोवन का म्यूजिक पसंद था, जो वेदांतिक फिलॉसफी पर कंटिन्यूसली बात कर सकते थे और फिर तुरंत आकर न्यूक्लियर इम्प्लोजन ज्योमेट्रीज डिजाइन करने लगते थे। बेसिकली यही इस सीक्रेट मिशन के चीफ आर्किटेक्ट थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात जानते हैं क्या थी? इनके इस पूरे प्रोजेक्ट का ऑफिशियल लेवल पर कोई नाम ही नहीं था। किसी गवर्नमेंट रजिस्टर में इसका जिक्र तक नहीं था। ये लोग सिर्फ कोड लैंग्वेज में बात करते थे। वो अपनी वाइफ्स को, बच्चों को, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी कुछ नहीं बता सकते थे। जरा सोचिए, उस वक्त इस देश की आबादी 550 मिलियन थी और सिर्फ 75 लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता था। और पॉलिटिकल लेवल पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उनके 2 एडवाइजर्स को, न डिफेंस मिनिस्टर को कुछ पता था न किसी और को, जिससे कोई लीक होने का चांस ही ना रहे। जब ये टीम पोखरण टेस्ट रेंज पर गई तो वहां की अप्रोच भी बिल्कुल फिल्मी थी। उन्होंने खुद को डिस्गाइज करने के लिए आर्मी की फटीग्स पहनी और झूठे नाम यूज किए। इंडियन आर्मी की 61st इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने इसके लिए अंडरग्राउंड शाफ्ट खुदाई की और ये पूरा काम सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में होता था। क्यों?
क्योंकि दिन के वक्त ऊपर से अमेरिकन सैटेलाइट्स उन्हें इजीली स्पॉट कर सकते थे। इस बॉम्ब को खुद डॉक्टर पीके आयंगर ने डिजाइन और असेंबल किया था। ये एक 1400 किलोग्राम का मैसिव हेक्सागोनल डिवाइस था। इसके अंदर एक प्लूटोनियम स्फीयर को प्रिसाइजली शेप्ड कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स में इस तरह सील किया गया था कि 1 डिग्री के छोटे से फ्रैक्शन का एरर भी इस पूरे डिवाइस को फेल कर सकता था। इसके साथ ही डॉक्टर होमी सेथना ने वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम तैयार किया, एग्जैक्टली 6 किलो का प्लूटोनियम, जिसे बहुत केयरफुली CIUS रिएक्टर से एक्सट्रैक्ट किया गया था। फिर ये 14,000 किलो का बॉम्ब BARC ट्रॉम्बे में असेंबल होने के बाद रेल माउंटेड ट्रॉलीज पे लोड किया गया। इसे ऊपर से रेत से ढका गया और फिर राजस्थान के डेजर्ट में जमीन के अंदर 107 मीटर्स डीप उतारा गया। और इस पूरे टाइम में पता है क्या चल रहा था? ऊपर स्पेस में अमेरिकन सैटेलाइट्स घूम रहे थे। CIA कंटिन्यूअसली इंडिया की मिलिट्री साइट्स मॉनिटर कर रही थी। लेकिन हमारा डिसेप्शन इतना फ्लॉलेस था कि इंडिया ने दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी को पूरी तरह से बेवकूफ़ बना दिया था। बाद में CIA की अपनी एक इंटरनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्हें खुद एक्सेप्ट किया कि उनके इस फेलियर की वजह से US गवर्नमेंट के पास कोई डिप्लोमैटिक एक्शन लेने का ऑप्शन ही नहीं बचा। सोचकर देखिए, दुनिया की सबसे तगड़ी स्पाई एजेंसी को 75 इंडियन साइंटिस्ट ने रात के अंधेरे में काम करके चकमा दे दिया था। सेक्शन 4, द क्लाइमैक्स। डेट 18 मई 1974, सुबह के 8:05 और दिन था बुद्ध पूर्णिमा का, वही दिन जब गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी। उसी वक्त डॉक्टर प्रणब आर दस्तीदार ने आखिरी सर्किट कंप्लीट किया। थार डेजर्ट में 160 मीटर नीचे रखा हुआ वो 6 किलो का प्लूटोनियम कोर सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में सुपर क्रिटिकलिटी पर पहुंच गया। उसके तुरंत बाद 8 से 12,000 टन कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स के बराबर एक भयानक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंशिएंट सैंडस्टोन के बीच हुआ। जमीन हिल गई, पूरा डेजर्ट हिला, लेकिन सरफेस पर खड़े लोगों ने उस टेंशन में एक आवाज तक नहीं निकाली। फिर राजा रमन्ना एक टेलीफोन के पास गए। उन्होंने न्यू दिल्ली का एक हाईली क्लासिफाइड नंबर डायल किया और जब लाइन पर इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ने फोन उठाया तो उन्होंने बस 4 वर्ड्स बोले, सिर्फ 4, द बुद्धा हैज स्माइल्ड। सेक्शन 5, द फॉलआउट। इस टेस्ट का जो ग्लोबल रिएक्शन आना था ना, वो लिटरली किसी पॉलिटिकल भूकंप से कम नहीं था। कनाडा, जिसने अपना सिरिस रिएक्टर दिया था जहां से वो प्लूटोनियम निकला, वो इतना फ्यूरियस हुआ कि उसने तुरंत अपना सारा न्यूक्लियर कॉपरेशन खत्म कर दिया। उन्हें लगा कि उनकी टेक्नोलॉजी बिना उनके परमिशन के यूज हुई है। और यूनाइटेड स्टेट्स ने तो तुरंत सिवियर सैंक्शंस लगा दिए, फॉरेन एड ब्लॉक कर दी और सारे रिलेशनशिप होल्ड पर डाल दी। 1975 में सारी मेजर ग्लोबल पावर्स ने मिलकर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG बनाया। ये एक ऐसा ग्लोबल क्लब था जिसे एसेंशियली इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि इंडिया को आगे से ऐसी किसी भी टेक्नोलॉजी से हमेशा के लिए बाहर रखा जा सके और कोई और देश ऐसी हिम्मत न कर सके। और पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने देश के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेज करने का ऑर्डर दे दिया। उनका एक बड़ा चिलिंग स्टेटमेंट था बाद में कि उनका देश घास खाएगा अगर जरूरत पड़ी, लेकिन बॉम्ब जरूर बनाएगा। AQ खान पहले ही इसके लिए वेट कर रहे थे। इंडिया के इस एक बॉम्ब ने जो चेन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस सेट की ना, डेकेड्स की, वो आर्म्स रेस और रीजनल इंस्टेबिलिटी, वो सिलसिला आज भी खत्म नहीं हुआ है। कई सालों बाद आखिरकार राजा रमन्ना ने इस पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट वाले नैरेटिव पर अपनी ऑफिशियल साइलेंस तोड़ी और उन्होंने इतने फ्रैंक अंदाज में सच बोला जिसका किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने क्लियर कहा, द पोखरण टेस्ट वाज अ बॉम्ब। मैं अब आपको बता सकता हूँ, एक धमाका होता है, एक गन होती है, चाहे आप उसे किसी इंसान पर चलाएं या जमीन पर। मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वो टेस्ट उतना भी पीसफुल नहीं था। तो इन 75 साइंटिस्ट ने इतने सालों तक ये सीक्रेट कैरी किया। उन्होंने एक डेजर्ट में खुद को झूठे नामों से पुकारा, रात के अंधेरे में छुप के काम किया ताकि उन्हें कोई सैटेलाइट ना पकड़ सके। और जब टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तब वो खुल के सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि दूसरों को तो पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। उन्होंने सालों तक होमी भाभा का अधूरा सपना अपने कंधों पर कैरी किया। 1962 की उस हार और 1971 की USS एंटरप्राइज वाली धमकी का जवाब तैयार किया। और फिर उस बुद्ध पूर्णिमा के दिन जिस शख्स ने खुद दुनिया में शांति को चुना था, उन्होंने उन तमाम ह्यूमिलिएशंस का एक ही झटके में जवाब दे दिया। पहले खामोशी थी, फिर पूरी सीक्रेसी और फिर जमीन हिली। इस एक अकेले धमाके ने दुनिया का ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। आज दोस्तों, जब हम इतने जियोपॉलिटिक्स और न्यूक्लियर टेंशन्स को देखते हैं तो क्या हम वाकई समझ पाते हैं कि एक देश की सिक्योरिटी और उसके सर्वाइवल की आखिर असल कीमत क्या होती है?